भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेसिकली काफ़ी ग्लोबल लीडर्स को अपने नेशनल जो रिपब्लिक डे है उस पे बुलाते हैं आई थिंक। तो अभी फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस साल बैस्टाइल डे पे बुलाया है, जो कि नॉर्मली फ्रांस का नेशनल डे जो होता है, जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। कि अगर आप पाकिस्तान की माशी पोजीशन को देखें तो जो पिछला 1 साल गुजरा है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए शायद बदतरीन दौर है। इससे ज़्यादा खराबी पाकिस्तान में 1 साल के अंदर कभी पास्ट में नहीं आई। और इसको दो ही एंगल से देखा जा सकता है कि जी बिजनेस बहुत तेज़ी से इन दोनों मुल्कों का जा रहा है आगे, और मिलिट्री बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंडिया आपको पता है दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। नहीं कहता कि बाजवा साहब जो थे वो बड़े दूध के धुले हुए थे, गंगा नहाए हुए थे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कश्मीर के ऊपर कह दिया था कि यार बस कर दो, बहुत हो गया, न इधर हो सकता है न उधर हो सकता है, तो बस छोड़ दो इसको, एक साइड पे कर दो। ये चीज मुझे उनकी ठीक लगी बात करने की हद तक, लेकिन भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेसिकली काफ़ी ग्लोबल लीडर्स को अपने नेशनल जो रिपब्लिक डे है उस पे बुलाते हैं आई थिंक 26 जनवरी को, जो सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस साल बैस्टाइल डे पे बुलाया है, जो कि नॉर्मली फ्रांस का नेशनल डे जो होता है, जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। मुझे एक दफ़ा ये जितना भी शांज़ेलीज़े का एरिया है या जहाँ पे आईफिल टावर है, ये सारे एरिया को वो खाली करा लेते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की मिलिट्री परेड और बहुत कुछ होता है वहाँ पे। एक प्रॉपर ज़ाहिर बात है इसकी हिस्ट्री है, लेकिन मैं इसको ज़ाहिर बात है इंडिया फ्रांस ताल्लुकात के हवाले से देख रहा हूँ। और क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया है? एक तो मैं समझता हूँ इस बात को कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने एक जिसे कहते हैं ना ट्रेंड डालना, ट्रेंड भी डाला है। मॉडर्न ये जो इरा चल रहा है अभी पिछले 10 सालों में कि बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स को रिपब्लिक डे पे बुलाओ, उनको प्रोटोकॉल दो, रिस्पेक्ट दो। अभी इन्होंने प्रेसिडेंट सीसी को बुलाया हुआ था इजिप्ट के। सो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो नेशनल डे की परेड के ऊपर बुलाया है। तो आप ये इमेजिन करें, एक साउथ एशियन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि कॉलोनी रहा है ग्रेट ब्रिटेन की, वो जा रहा है एज ए नेशनल डे गेस्ट के तौर पे। यूरोप से किसी को नहीं लिया, अमेरिका से नहीं बुलाया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बुलाया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये बिज़नेस और जो मिलिट्री रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, वो एक पीक पे चल रहे हैं दोनों मुल्कों के। और इसको दो ही एंगल से देखा जा सकता है कि जी बिज़नेस बहुत तेज़ी से इन दोनों मुल्कों का जा रहा है आगे, और मिलिट्री बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंडिया आपको पता है दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। देन फिर G20 की मेंबरशिप भी है। अभी खैर चलें SCO की भी है, लेकिन वो ऑब्वियसली फ्रेंच को अच्छी नहीं लगी। लेकिन यह है कि इंडिया जो कि फ्रांस का बहुत क्लोजेस्ट अलाय है। क्या पाकिस्तान इस वक्त यूरोप में ऐसा कोई अलाय रखता है? नहीं। सो इट मीन्स कि हमारी जो पिछले 75 साल में दुनिया ने पाकिस्तान को सीरियस नहीं लिया। ठीक है जी। अब शांज़ेलीज़े पे आप जाके देखें, वो परेड होगी शांज़ेलीज़े एवेन्यू के ऊपर। बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत शांज़ेलीज़े एवेन्यू है, और वहाँ पे एयरफोर्स जेट फ्लाई कर रहे होंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को भी बुलाया गया है, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल को भी बुलाया गया है, और सुनने में आ रहा है कि फ्रांस के सदर भी सितंबर में इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक ये समझा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाना और ये प्रोटोकॉल देना, रिस्पेक्ट देना, दैट टेल्स द स्टोरी कि भाई गेम आगे निकल गई है। फिर दूसरा ये है कि फ्रांस ने इंडिया को भी आउटरीच किया है कि और फ्रांस चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। और मैं फ्रांस विल बी अमंग दोज कंट्रीज़ जो कि इंडिया को फेवर लेके देंगे चाइना से। ये जो फ्रांस है उसको चाइनीज़ जो हैं वो फेवर देना चाहते हैं, बिकॉज दे आर मेजर वेस्टर्न एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली दे आर अ पार्ट ऑफ, वो ही तो वेस्ट हैं, फ्रांस जर्मनी यही तो वेस्ट हैं। तो फ्रांस कल को एक स्पेस देगा इंडिया को व्हेन इट कम्स टू अगर इंडिया चाइना के हालात को ख़राब होते हैं।
फ्रांस इटसेल्फ आपको पता है इंडो पैसिफिक में बड़ा इंटरेस्टेड है, ठीक है। सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ने जो इनका इनका एक शिप बिल्डर नेवल ग्रुप है, उसने 6 सबमरीन्स इंडिया को जो है वो दी हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उस वक्त जब अमेरिकन जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बड़ा स्लो कर दिया उन्होंने, ठीक है जी। और दोनों ममालिक कोई पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक, आपको पता है पाकिस्तान की सिर्फ चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जस्ट चीन। कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है जिसके साथ पाकिस्तान कह सकता है मेरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया के तो आप 50 मुल्क गिनवा सकते हैं। सो जो स्ट्रेटेजिक, जो फ्रांस और इंडिया दोनों ये बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने थर्ड कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस नहीं करनी। सो इसको आप इमेजिन करें कि फ्रांस ने इंडो पैसिफिक से जो मुल्क पकड़ा इंडिया, अमेरिका ने जिस मुल्क को पकड़ा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने जिस मुल्क को वहाँ से पकड़ा इंडिया, जापान ने जिस मुल्क को पकड़ा इंडिया। सो दैट इज़ वाई दी पूरी दुनिया का जो फोकस है वो इंडिया इसलिए बनता जा रहा है। तो ये जो इन्विटेशन है इसको आप ये ज़हन में रखिएगा, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट इन्विटेशन है। ये आप समझ लें कि इंडिया को उन्होंने उठा के तो वो यूरोप के दिल में ला, और उनको इस चीज़ का पता है कि इंडिया को हमने किस तरह फ्रांस जो सब समझता है हमने आगे उसके साथ इंगेज करना है। और ये पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स जिसने क्रिएट कर दिया पूरे वर्ल्ड में एक हंगामा। पूरे वर्ल्ड में क्या, इंडिया पाकिस्तान में तो जरूर था कि जनरल बाजवा की स्टेटमेंट को कोट किया गया, कोट किया हामिद मीर ने, जो कि वहां के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हामिद मीर वही हैं जिन्होंने आर्मी से पंगा लेने का बड़ा खामियाजा देता। हालांकि उनके साथ मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन उनके सारे शोज हटा दिया गया, उनको टीवी से ऑफ एयर कर दिया गया। और ऑफ एयर करने के बाद उनको समझ में आ गया कि यार ये गेट नंबर 4 है, इससे पंगा नहीं लेना। लेकिन मसला ये पाकिस्तान के अंदर ना, यहाँ पे शायद इंडिया में भी होता हो लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है कि हम लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, हम चढ़ते सूरज को पूजते हैं। जब वो आदमी नहीं होता तो फिर हम ये करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाजवा साहब जो थे वो बड़े दूध के धुले हुए थे, गंगा नहाए हुए थे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कश्मीर के ऊपर कह दिया था कि यार बस कर दो, बहुत हो गया, न इधर हो सकता है ना उधर हो सकता है, तो बस छोड़ दो इसको, एक साइड पे कर दो। ये चीज मुझे उनकी ठीक लगी बात करने की हद तक। लेकिन इतनी महंगाई जो हो गई है, मौजूदा हुकूमत, ये दौरे हुकूमत है इनका, ये तो बड़ा महंगाई को खत्म करने के लिए आए थे। तो अब ये जो अदादोशुमार सबके सामने है, वाज़ेह हो गया ना कि मईशत इनसे नहीं संभल रही। कि अगर आप पाकिस्तान की माशी पोजीशन को देखें तो जो पिछला 1 साल गुजरा है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए शायद बदतरीन दौर है। इससे ज़्यादा खराबी पाकिस्तान में 1 साल के अंदर कभी पास्ट में नहीं आई। इसकी दुनिया का सबसे बड़ा जो इकोनॉमिस्ट का रिसाला होता है, इकोनॉमिस्ट, उनका एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट होता है, उसने परसों अपनी रिपोर्ट रिलीज की है पाकिस्तान के बारे में, और उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि हम अपनी, उनकी पहले भी प्रेडिक्शन थी, और उन्होंने लिखा है कि हम अपनी प्रोडक्शन को वापस करते हैं और हम कहते हैं कि पाकिस्तान 2024 में सॉवरेन डिफॉल्ट में चला जाएगा। सेंसस भी रिलीज हो गया है और सेंसस ये कह रहा है कि हमारी आबादी 23 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। तो क्या हम इन 23 करोड़ आदमी को रोटी कपड़ा मकान दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। हमें ये मान लेना चाहिए। अगर हम इसको मान के चलें कि हम नहीं दे सकेंगे तो हम करेक्शन कर सकेंगे। अगर हम